नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र से मिली बड़ी राहत। सेंट्रल पूल में धान का कोटा 24 लाख टन से बढ़ाकर 28 लाख टन हुआ। इसके लिए सीएम बघेल ने पीएम मोदी और केंद्रीय खाद्य मंत्री को लिखी थी चिट्ठी। 10 जून को सड़क पर उतरेंगे पंजाब और छत्तीसगढ़ के किसान संगठन। मंडी एक्ट में बदलाव और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी देने का विरोध। कहा, इन बदलावों से किसानों को नहीं, कंपनियों को होगा फायदा। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर मक्के की खरीद की मांग ने पकड़ा जोर। मक्का सत्याग्रह कर रहे किसान 11 जून को रखेंगे उपवास। कृषि मंत्री कमल पटेल पर लगाया मक्के के मामले में झूठ बोलने का आरोप। लॉकडाउन में ढील के बावजूद यूपी के किसानों की मुश्किलें जारी। बाजार ना मिलने पर मवेशियों को खिलानी पड़ रही हैं सब्जियां। पूंजी डूबने से किसानों को सता रहा कर्ज चुकाने की चिंता। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में राज्य के धान का कोटा बढ़ा दिया है। ये पहले 24 लाख टन था, जो अब बढ़ाकर 28 लाख टन कर दिया गया है। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को चिट्ठी भी लिखी थी। इसमें उन्होंने सेंट्रल पूल में धान का कोटा 31 लाख टन करने की मांग की थी। इससे राज्य सरकार को एमएसपी पर धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 83 लाख टन धान की खरीद की थी। पासवान जी को भी और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बार कोरोना का संकट है और हम लोगों ने लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। हमारे पास जो शेष और चावल बचेगा लगभग 8, साढ़े 8, 9 लाख मीट्रिक टन, उसकी भी खरीदी केंद्र सरकार कर ले तो छत्तीसगढ़ के किसानों को राहत मिल सकती है। और अब बात मक्का उगाने वाले किसानों की। बीते कुछ सालों में मक्का अकेली ऐसी फसल थी जिसके लिए किसानों को खुले बाजार में एमएसपी के बराबर या फिर कभी कभी तो उससे ज्यादा दाम भी मिल जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में किसानों को एमएसपी पर इसकी खरीद के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। सुबह के नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स हो या सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न या फिर हरे चारे से लेकर पोल्ट्री फीड हो, इन सब में शामिल मक्का बीते कुछ सालों में किसानों को अच्छी कमाई देता रहा है। लेकिन कोरोना संकट आने के साथ मक्के की खेती भी घाटे का सौदा बन गई है। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन खुले बाजार में किसानों को बमुश्किल 900 से 950 रुपए ही मिल रहे हैं। 600 बोरा माटा होती है कि 300 भाई सड़ गई ना आधी थी, तो 300 हम काहो खर्चा कर। और रेट कम से कम 1800, 1900, 1700 जो है तो वही रेट दे देते। और अब क्या मिल रहा हो? 800-900 रुपए में कितना बचेगा किसान को? और तो किसान कहराएगा, उनकी वही जान। दरअसल मक्के की खेती खरीफ और रबी दोनों सीजन में होती है, लेकिन सरकार रबी सीजन के मक्के की खरीद नहीं करती है। इसका दाम गिरने से परेशान मध्य प्रदेश में सिवनी जिले के किसान ऑनलाइन सत्याग्रह कर रहे हैं। हालांकि किसानों की इस मांग पर ध्यान देना तो छोड़िए, राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मक्के को अपने राज्य की फसल मानने से ही इनकार कर दिया। कृषि मंत्री कमल पटेल के इस बयान पर आंदोलन कर रहे किसानों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कृषि मंत्री जी को मैं जानकारी के लिए बता दूं, खरीफ सीजन में सबसे अधिक प्रदेश में मक्का 8 लाख एकड़ में छिंदवाड़ा में होता है। रबी सीजन में आपका ही हरदा में सबसे अधिक मक्का की खेती होती है। कृषि मंत्री जी, आप जिम्मेदारियों से मत भागिए और आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि आपका झूठ यहीं पर पकड़ाता है। क्योंकि विगत 3 वर्ष पहले 2016-17 में आपकी ही शिवराज जी की सरकार ने मक्का की खरीदी एमएसपी में की थी। उसके विगत 1 साल बाद मक्का की खरीदी भावांतर योजना के अंतर्गत भी की गई थी। आप जानकारियों को उठाइए। दरअसल मक्के के भाव यूं ही नहीं टूटे हैं, बल्कि इसी साल जनवरी में यही मक्का 2000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तक बिका था।
लेकिन इस दौरान विदेश से मक्के का आयात जारी रहने के साथ इसके भाव में नरमी आती गई। इसके बाद चिकन और अंडा खाने से कोरोना फैलने की अफवाह से पोल्ट्री उद्योग बेहाल हुआ। मक्के के भाव जमीन पर आ गिरे क्योंकि मक्के का पोल्ट्री फीड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान मंडी और ट्रांसपोर्ट की किल्लत ने आग में घी का काम किया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब तक अच्छी कीमत पा रहे किसानों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में मक्के का एमएसपी पर खरीद के लिए ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं किसान। किसानों ने अब 11 जून को एक दिन का उपवास रखने का ऐलान किया है। किसानों का कहना है कि वो उपवास के दौरान ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करेंगे। मक्का भी उत्पादन ज़्यादा हो गया और मक्का 2100 थी, लेकिन अब वो 1100 हो गई और इसलिए किसान का जो है उसको भाव मिलना चाहिए उचित। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि दोगुनी आय कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी रात दिन किसानों के लिए लगे हैं। मैं कहूँगी मुख्यमंत्री सगे भाई से भी ज़्यादा है किसानों के लिए, और इसलिए आज के बैठक है हमारी, उसमें मैं विषय रखूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श करके जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है किसान के हित में वो हम करेंगे। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता राहुल राज जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये हम दिखा रहे हैं मक्का सत्याग्रह चल रहा है मध्य प्रदेश में। इतने दिनों से अनावृत सत्याग्रह, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या अभी हमने हाल में सुना कि कृषि मंत्री को ये बोलते हुए कि मक्का हमारी फसल नहीं है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? अनिका जी, बड़ा ही हास्यास्पद है कि मक्का मध्य प्रदेश की फसल नहीं है, ये मध्य प्रदेश के तत्कालीन कृषि मंत्री कह रहे हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 8,62,000 हेक्टेयर में 24 लाख मैट्रिक टन मक्का बोई जाती है, उसका रकबा है। और कृषि मंत्री जिस जिले से आते हैं, हरदा, उसमें भी मुख्यतः मक्के की फसल बोई जाती है। तो यदि व्यक्ति अपने ही आसपास घूम के ये नहीं देख पा रहा है कि मक्का उगती है, तो मैं कैसे कहूंगा कौन कृषि मंत्री है या उस लायक है भी कि नहीं। दूसरा, उनको मालूम होना चाहिए आज बिरसा मुंडा की जयंती है, मैं उनको नमन करता हूं। बिरसा मुंडा जी एक भगवान के रूप में आदिवासी समुदाय मनाता है और आदिवासी समुदाय ही मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश में। ऐसे में अगर कृषि मंत्री ये कह रहे कि मक्का हमारी फसल नहीं है, तो मुझे उनके मानसिक दिवालियापन पे हंसी आती है। एक और बात बताएं कि मक्का की एमएसपी को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं, 3 साल पहले इन्हीं की सरकार में, शिवराज जी की सरकार में मक्का की खरीद हुई एमएसपी पर। उसके बाद वो अमूमन हमेशा ही खरीफ की जो फसल होती है उस पर होती है खरीद, लेकिन छिंदवाड़ा कॉर्न सिटी के नाम पर है, कॉर्न फेस्टिवल आयोजित होता है। देश भर में भी बार बार तमाम मंचों से बात की जाती है कि उस रबी में भी हम मक्के के रकबे को बढ़ाएंगे। अब जब किसान बढ़ा रहे हैं तो रबी में उनको जो भी समर्थन मूल्य का सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है, हाथ खींच लिए जा रहे हैं, वो भी इस वक्त जब कोरोना की वजह से पोल्ट्री उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा है। देखिए अनिका जी, पोल्ट्री उद्योग का आपने कहा, मक्का बहुत ज्यादा मात्रा में पोल्ट्री उद्योग में उपयोग होता है क्योंकि वो उसके दाने के रूप में उपयोग होता है। इसके अलावा स्टार्च फैक्ट्रीज में उपयोग होता है, खाद्यान्न में 5% उपयोग होता है, 25% उसका जो मुख्य भाग है वो इसी में चला जाता है। इसी प्रकार से मक्का जो है वो एक मजबूत फसल भी है। मक्का जो है वो हरे चारे में, जो नई नई कंपनियां आजकल ट्रेडिशन निकाल रही हैं हरे चारे का, उसमें भी मक्का उपयोग होता है। तो इतनी मजबूत फसल को सरकार मतलब प्रमोट नहीं कर रही है, बड़ा ही आश्चर्यजनक है। जबकि मक्का ऐसी फसल है जो किसान को लाभ दे सकती है, उसमें रोगों की, उसमें ये जो ज्यादा पानी से दिक्कत है की और कीटनाशक इन सब की जो मात्रा है वो भी कम लगती है। तो मजबूत फसल को सरकार बढ़ावा नहीं दे रही है। जहां तक मेरा समझ है इस मामले में वो ये है कि क्योंकि गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये पीडीएस में वितरण होते हैं, तो सरकार का जो फोकस होता है इस बात पे होता है कि वो अपनी इज्जत बचाए कि हाँ वो राशन दे रही है, क्योंकि मक्का राशन में नहीं बट रहा है। अगर ये राशन में बटता होता तो मक्के की भी वही। लेकिन सरकार तो समय समय पर फसल के विविधीकरण पर भी जोर देने की बात करती रही है। सरकार कहती रही है कि हम फसल के विविधीकरण पर जोर दे रहे हैं, मोटे अनाज पर जोर देने की जरूरत है। एक तरफ ये बोला जा रहा है और दूसरी तरफ एमएसपी की पॉलिटिक्स। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह के बदलाव लाए जाने चाहिए समय के साथ, मक्का की खरीद रबी के सीजन में भी हो? बिल्कुल होनी चाहिए रबी के सीजन में मक्का की खरीद, और ये जो बदलाव इसमें बिल्कुल होने ही चाहिए। मैडम अनिका जी, ऐसा है कि कथनी और करनी में सरकार के बड़ा अंतर है। एक तरफ आप जो कह रही हैं वो बात है, दूसरी तरफ सरकार खुद ही निजी मंडियों को प्रमोट कर रही है,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। ऐसे में वो ये बात सोचना ही नहीं चाह रही है। आज आप खुद देखिए, मक्का का किसान सत्याग्रह चल रहा है, वो इसलिए चल रहा है कि हमारी जो फसल है वो एमएसपी पे खरीदी जाए। और जब आज व्यापारियों में एमएसपी पे नहीं खरीदी जा रही है, निजीकरण के बाद एमएसपी पे कौन खरीदेगा? तो ज्यादा जरूरत इस बात की है कि मंडी एक्ट जो मध्य प्रदेश में 1972 का, उसकी धारा 36A का इंप्लीमेंटेशन समूचे प्रदेश नहीं पूरे देश में होना चाहिए कि समर्थन मूल्य से नीचे की खरीदी होगी ही नहीं। यदि ऐसा होता है तो मंडी प्रभारी अधिकारी और संबंधित व्यापारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। इसी कानून के तहत हमारी एमएसपी की सुनिश्चितता हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमें कोई नहीं बचा सकता। इस बीच छत्तीसगढ़ किसान सभा और दूसरे संगठनों ने ठेका खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मंजूरी देने, मंडी कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलावों के विरोध में 10 जून को आंदोलन करने का ऐलान किया है। इन संगठनों का कहना है कि ठेका खेती से छोटे किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा, उनका जमीन का अधिकार खतरे में आ जाएगा और किसानों को कंपनियों की मुकदमेबाजी में भी उलझना पड़ सकता है। जैसे कि गुजरात में पेप्सिको कंपनी ने आलू की ठेका खेती करने वाले किसानों पर मुकदमा कर दिया था। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव से जमाखोरी और कृत्रिम तरीके से महंगाई बढ़ाने जैसी समस्याएं सामने आएंगी। इससे किसानों और ग्राहकों दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से समर्थन मूल्य घोषित किया है वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के काफी नीचे है और वास्तव में तो पिछले साल से इस साल जो महंगाई बढ़ी है, एक साल में बढ़ी हुई महंगाई की भी भरपाई नहीं करता। इसलिए हमारी ये मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार खरीफ फसलों का समर्थन मूल्य डिक्लेयर करे। बिजली कानून जो बना रही है जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान होने वाला है, खेती किसानी चौपट होने वाली है और गांव के गांव अंधेरे में डूबने का खतरा मंडरा रहा है। इस बिजली कानून में जो संशोधन किए जा रहे हैं उन संशोधनों को वापस ले। केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे बदलावों से पंजाब के किसान भी बेहद नाराज हैं। फिरोजपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने 10 जून से 20 जून तक गांव-गांव जाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। किसानों का आरोप है कि सरकार ने अभी जो बदलाव किए हैं वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीदने से भागने की कोशिश है। किसान सभा ही नहीं बल्कि भारतीय किसान यूनियन भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मॉडल एक्ट और प्रस्तावित सीड एक्ट को लेकर आशंकित है। इसके राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर कंपनियों पर लगाम नहीं कसी गई तो देश के किसानों का हाल ब्राजील जैसा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर किसान काफी आशंकित हैं। हालांकि इसका पूरा नोटिफिकेशन, इसका क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, उसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, मिक्स्ड रिस्पांस आ रहा है। इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी। राकेश जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा 2-3 दिनों में, लग रहा है कि आ जाएगा, उससे क्लैरिटी आएगी, लेकिन आपके मत में वो क्या चीजें हैं, वो क्या मांगे हैं, सुझाव हैं और वो कौन सी ठोस बातें हैं जो आपको लगता है कि इसमें नहीं होनी चाहिए, जिससे किसानों का जो हित है वो कहीं ताक पे ना रखा जाए? देखो, इसमें 2-3 चीजों का हमें आशंका है। तो इसमें यह है कि सीड कौन सा होगा। ये तो नहीं है कि जीएम सीड इसमें आ जाए, क्योंकि उसका हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करते हैं। इस तरह के सीड न इसमें आ जाए जो हमारे पर्यावरण और हमारी जो जमीन है उसकी उर्वरक शक्ति को उसको खत्म करें। इस तरह के सीड ना जाए जो यहाँ के पानी को खत्म करें। तो हमें ये एक आशंका है उसमें कि इस तरह के वो चीज नहीं आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसान से कॉन्टेक्ट कर लिया और मार्केट अगर डाउन आ गया और वे कंपनियां छोड़कर चली गई, उसकी गारंटी किसकी होगी? ये को पूरा है, ये पूरा जो उनका नोटिफिकेशन आएगा, क्लियरेंस आएगी, उसमें यह होगा कि उसकी जवाबदेही वहाँ पे इन्होंने कौन अधिकारी उसमें डिप्यूट करा है, किसकी उसकी जिम्मेदारी होगी। जैसे फसल बीमा योजना में आई तो पूरी फेलियर वो चीजें हुई। तो हमें ये बहुत सी आशंकाएं हैं, वो क्लियरेंस 2-3 दिन में आ जाएंगी। उसमें क्या क्या चीज आएंगी वो सारी चीज हम उसको करके जब भी हम पूर्ण रूप से बताएंगे। लेकिन बहुत से ये है कि एक तो वे कॉन्टेक्ट करेंगे, इस तरह की सामने ऐसे हाल ही में उदाहरण रहा है पेप्सी और आलू के किसानों के बीच जो अनुबंध था, उसके तहत कितने ही किसानों के ऊपर करोड़ों का मुकदमा दर्ज हो गया और उनके मुट्ठी से उनके बीच का अधिकार चले जाने की बातें भी सामने आई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी
किसानों ने इस बात को सामने रखा है कि एक ऐसा ही अनुबंध हुआ था जिसमें काले चावल की खेती को लेकर 5,000 किसानों से अनुबंध किया गया, लेकिन फिर चेक बाउंस हुए, पैसों का भुगतान नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इस तरह के भी उदाहरण हैं कि जब भाव बहुत ऊंचे थे, अनुबंध होने के बावजूद किसान कंपनी की जगह उन्होंने जाके बाजार में बेच दिया। तो सभी तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हमारे सामने हैं उदाहरण के तौर पर। तो इसमें आपको क्या लगता है कि अनुबंध कितने स्पष्ट होने चाहिए, उस पर कितना काम होना बाकी है? देखो, अनुबंध पूर्ण रूप से स्पष्ट हो और सरकार इस पर मॉनिटरिंग करे। ये नहीं कि सरकार इससे हट जाएगी, और सरकार में भी वो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट पे, वो इसकी मॉनिटरिंग करे। वहाँ पे उनको पूर्ण रूप से इसके अधिकार मिलने चाहिए वो हो। और जो हमारा फूड है, फूड सिक्योरिटी पे हमारी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये नहीं है कि वे इस तरह की चीजें यहाँ पे पैदा करवाएं कि जिससे वे विदेशों में भेजने के नाम पे और यहाँ पे पूरे देश में फूड सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। उस तरह के भी कॉन्टेक्ट नहीं होने चाहिए कंपनी को। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो कोरोना काल चला है इसमें सिर्फ देश के किसानों ने ही देश को बचाया है। अगर यहाँ पे फूड की प्रॉब्लम होती तो लोग भुखमरी से ज्यादा मर जाते। चलो, व्यापार से, हम रोजगार से तो 1 महीना 2 महीना हम झेल जाएंगे, लेकिन भूख को हम नहीं झेल पाते। तो ये भी उसमें देखना पड़ेगा कि फूड सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम ना आए जिस इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो। जी, हम फसलों की विविधीकरण हमारे देश की यूएसपी रही है। तरह तरह के अनाज, अलग अलग इलाकों में जो अनाज, मोटा अनाज, अब इस वक्त जैसे आपने पोषण युक्त खाने की भी बात की, फूड सेफ्टी की बात की, फूड सिक्योरिटी की, आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर आएगी तो इन सब पर भी कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल असर पड़ सकता है, क्योंकि ये एक किस्म से पूर्ण रूप से बाजार पर निर्भर होगी। और ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाले व्यापारी होंगे, इनको धार्मिक भावनाएं, किसी की देश की भावनाएं वो उनके दिमाग में नहीं रहेगी। इनके दिमाग में सिर्फ पैसा रहेगा कि पैसा हम कहाँ से कमाएं। ये नहीं कि इस तरह की यहाँ पे फसलें पैदा करने लगे कि हमारा पानी खत्म कर दें, और जिस फसलों में बहुत ज्यादा पानी लगता हो और विदेशों में उसको सप्लाई ये करें, पानी हमारा जाए, सप्लाई वहां पर हो। तो ये जो फूड चेन है ये भी नहीं टूटनी चाहिए। और हमारा जो मोटा अनाज है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अनाज पैदा होता है, तो वो चेन भी हमारी खराब नहीं होनी चाहिए। उस चेन का भी हमको ध्यान रखना है। और किस तरह, कितने लोग आमतौर पर यह देखा गया है कि जब कंपनियों के साथ कोई करार होता है तो एक खास किस्म की ग्रेडिंग की बात होती है, एक खास किस्म का आलू की बात होती है, या खास किस्म का टमाटर चाहिए होता है, क्योंकि कंपनियों को अपनी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से उस चीज की प्रोडक्ट की मांग होती है। ऐसे में जो किसान जो अपने लिए उपजाते हैं, या फिर हम एक खास किस्म में नहीं बन सकते हमारे देश के किसान की इतने ही स्पेसिफिकेशन की चीज उगाएं, इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? देखो, ये भी है कि ग्रेडिंग उसमें ना हो। जैसे आलू में है, पेप्सिको ने जो किया वो आलू में ग्रेडिंग करी कि 53 mm का हमको आलू चाहिए, हमको वही लेंगे। हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है, किसान को पता नहीं था, उसने कॉन्टेक्ट कर लिया। लेकिन जब वो वहां पे मंडी उसमें लेकर गया कंपनी में, उसने झरने लगा दिए, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। तो बड़े वाला जो आलू था वो बाहर निकल गया, जो छोटा था वो झरने में नीचे निकल गया। तो एक ही साइज का आलू, जैसे आपने देखा होगा कि इनका जो चिप्स आता है वो एक ही साइज में आता है, तो उसी तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 1 क्विंटल से इनको 35 किलो के आसपास, वो 35 से 40 किलो वो तैयार मिलता है। तो जो वेस्टेज जाती है उसको फिर आदमी बाजार में बेचेगा। तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वही उसका खरीद ले, उसका कोई और दूसरी चीज में इस्तेमाल करे, या बाजार में भी फिर वही बेचे। किसान से तो जो उसके खेत में पैदा हुआ है, जो उन्हें पैदा करवाया, जो दवाइयां डाल दी, वो वही उसको इस्तेमाल करें। उन्हीं की जिम्मेदारी है कि उसको खरीद करे वो। तो ये भी समस्या इसमें हमें अंदेशा है कि ये समस्या यानी जिम्मा लेना होगा। लेकिन एक और बात सामने आती है, ये तर्क सामने आता है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ नहीं बढ़ते तो देश में जो रिसर्च है, नई नई टेक्नोलॉजी है, उसका क्या होगा? इस पर आपका क्या तर्क है? एक तरफ आत्मनिर्भर बनने की बात है और दूसरी तरफ हम देश विदेशों से उनके मॉडल्स को यहाँ लाएंगे, लागू करेंगे, तो उसमें किस तरह का खतरा आप देखते हैं?
नहीं, वो कर लो कांटेक्ट, ये कर रहे हैं। हमारा तो पूर्ण रूप से विरोध था इसका, लेकिन ये था पहले कि जो कांटेक्ट फार्मिंग आ रही है वो फार्मिंग वो आ रही है कि जो बहुत बड़े क्षेत्र में किसान की जमीन खरीद के और कंपनियां उसमें खेती करेगी। लेकिन ये जो कांटेक्ट करेंगे, ये किसान अपने खेत में काम करेगा खुद, उसको बीज, दवाइयां और टेक्नोलॉजी ये कंपनियां देंगी और उससे ये माल खरीद देंगी। तो ये तो कुछ ठीक लगता है कि ये तो चलो ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट और अधिकारी हमारे करें, हम उनको माल दे दें, वहां तक ठीक है। अपनी जमीन हम नहीं देंगे, और जो जमीनों की उर्वरा शक्ति है जो वो खराब ना हो, उस पर भी हमको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो राकेश टिकैत बताते हुए कि जमीन का जो हक है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ग्रेडिंग को लेकर, बीज को लेकर और जो तमाम अनुबंध हैं उनको स्पष्टता से सामने रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। केंद्र सरकार किसानों को मंडी एक्ट से छूट देने के फायदे गिना रही है। इससे पहले यूपी सरकार ने 7 सब्जियों को छोड़कर बाकी को मंडी टैक्स से बाहर कर दिया था, यानी यहां किसानों को कहीं भी फसल बेचने की छूट मिल गई थी। लेकिन इससे जमीनी सूरत नहीं बदली है। ये तस्वीरें गाजीपुर जिले की हैं। यहां सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ा है। लॉकडाउन के चलते हरी सब्जियां नहीं बिक पा रही हैं। अब मजबूरन वो अपनी इन सब्जियों को मवेशियों को खिला रहे हैं। इस घाटे की वजह से किसानों के सामने कर्ज के जाल में उलझने का संकट खड़ा हो गया है। देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो गई है। आज देख लीजिए, हम किसान हैं, ये आपको लौकी दिख रहा है, केसीसी से पैसा लेते हैं हम लोग किसान, और अरमान रहता है कि खेती में लगाएंगे तो कुछ उससे निकलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से माल कहीं सप्लाई नहीं हो रहा है, ना कोई मार्केट में पूछ रहा है। यही हाल है, पशुओं को डाल रहे हैं काट काट के। अब देखिए, ये लौकी कम से कम अगर बिकता तो ये लौकी कम से कम नियर अबाउट 4 से 5 हज़ार रुपये का होगा। 15 से 20 हज़ार रुपया पेशकी हम लोग खेत लेते हैं, और खेत भी लेते हैं, आपदा राहत का चेक भी आता है तो वो खेत मालिक के नाम से आता है, क्योंकि खेत उसी के नाम से है। पेशकी लेता है हम लोगों से 10,000 15,000 रुपया, और बाढ़ आता है, सूखा आता है, फसल सूख जाता है, बाढ़ में बह जाता है, लेकिन आपदा राहत का चेक खेत जिसका है उसके नाम से आता है। यही है किसानों की आय दुगुनी करने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और हम लोगों का माल कहीं सप्लाई नहीं हो रहा है। लास्ट में अब इसको यही कर रहे हैं, हम लोग डाल के पशुओं को किसी तरह से खिला रहे हैं। देख लीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यही है किसानों की हाल दुर्दशा। अपना फसल अपने ही उजाड़ रहा है, और यही आप दुगुनी करने की बात करते हैं। हरी साग सब्जियां ही क्यों, लॉकडाउन में दूसरी खेती करने वाले किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बाजार ना मिलने और मजदूरों की किल्लत के चलते मशरूम की खेती करने वाले किसानों को मुनाफा अब दूर की कौड़ी बनता दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन ने किसानों को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। हरिद्वार में मशरूम की खेती की हालत यही बयान दे रही है। यहाँ उगाई जाने वाली जो मशरूम बाजार से होकर ग्राहकों की थाली का स्वाद बढ़ाती थी, आजकल वो यूं कूड़े में फेंकी जा रही है। बिक्री ना होने से मशरूम प्लांट चलाने वाले किसान रविंद्र चौहान को रोजाना हजारों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें मेरा 1.5 से पौने 2 क्विंटल पर डे का है, और आज मैं मुश्किल से 8 या 10 किलो ही निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि बिकता नहीं है मार्केट में। जितना बेचता हूँ वापस आ जाता है। ये लगभग 13,500 रुपये पर डे का लगभग नुकसान पड़ रहा है मेरा, 13,500-14 इस तरह से एवरेज में पर डे का। और अब तक लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। इसमें लगभग 8 लाख के आसपास का मेरा नुकसान है मशरूम ना बिकने की वजह से। सिर्फ बाजार और बिक्री ही नहीं, मजदूरों की समस्या भी मशरूम की खेती में आड़े आ रही है। मजदूर ना मिलने से किसानों को मशरूम की कंपोस्ट यानी वो बेस जिसमें मशरूम को उगाया जाता है, उसका भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी कीमत लाखों में होती है। लॉकडाउन से पहले तो जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग चली थी खाद की, अब चूँकि लॉकडाउन की वजह से एक तो लेबर नहीं आई, तो मुझे कंपोस्ट बाहर फेंकना पड़ा।
और लगभग 2-2.25 लाख रुपए की मेरी कंपोस्ट तैयार होती है। इस पीरियड में अभी तक मैं 2 रूम का बेच चुका, लगभग 4-4.5 लाख का लगभग का नुकसान है कंपोस्ट में। किसानों को हुए नुकसान का सरकारी सर्वे भी हो चुका है। किसान रविंद्र चौहान को लाखों के नुकसान की बात दर्ज हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि बाजार खुलने पर किसानों को मुनाफा होगा और स्वतः यानी खुद ब खुद इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी। हमारी जो क्षेत्रीय उद्यान निरीक्षक हैं उन्होंने जाकर विजिट किया था 10 दिन पहले, और जैसा कि हमारा निदेशालय के निर्देश थे, मशरूम में और फूलों में जो नुकसान हुआ है कृषकों को, उसका क्षति आकलन करके उनको उपलब्ध कराई जाए सूचना। तो इन किसान का 5,60,000 रुपये का नुकसान का क्षति आकलन करके शासन में प्रेषित किया गया है। परंतु वर्तमान में ग्रीन जोन आने के बाद हरिद्वार में सभी दुकानों को खोलने का भी निर्देश दिया गया, और मंडी तो सदैव ओपन थी क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज में थी। तो किसानों का फिर भी जो नुकसान हुआ है उसका क्षति आकलन करके शासन को भेजा गया है। 60 से 170 किलो प्रतिदिन का इनका उत्पादन है, जिसमें प्लांट मशीनरी और उत्पादन के लिए विभाग ने उनको सब्सिडी के लिए फाइल एक्सेप्ट की है, और ये जो उत्पादन है उनका प्रतिदिन का, वो लोकल बाजार में ही उनका खपत हो जाता था जैसी सूचना है। सो उम्मीद है कि अब उनका नुकसान की क्षतिपूर्ति हो जाएगी और भविष्य में इनको अच्छा दाम उसका मिलेगा। जो मशरूम सड़ गई, जो कंपोस्ट खराब हो गया, उस नुकसान की भरपाई बाजार खुलने से कैसे होगी, इसका गणित अधिकारी ही समझ और समझा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि लॉकडाउन ने किसानों की खेती का पूरा गणित ही बिगाड़ दिया है, जिससे जल्द राहत मिलने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से देवेश सागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो चलिए, इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।